Hello and welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh, and in today's session I'm going to talk about the 1 month preparation, the strategies which you must keep for your NIFT entrance exam, which is going to happen on 8th of February. So guys, many of you, it could be a drop year for you. Some of you आपके 12th exams भी होंगे. So in that case you will have to manage both of it अगर आपका 12th exam भी है. So in this video you're going to learn about the time management, you're going to learn about the basic strategies of how to do the GAT part, how to do the creative part, how to manage the complete time, what NIFT looks for. So complete thing I'm going to talk about in this whole session. Now let's set the things right. How you have to keep the mindset right in the way that you cannot cover everything in 1 month. Now, if you have joined any crash course for NIFT, or if you started your preparation late, so 1 month is definitely not enough for you. You can significantly improve score by sharpening strength and areas. Like there are few areas, हो सकता है कि कुछ लोगों का human figure अच्छा नहीं हो, तो वो human proportions पे काम कर रहे हो सकता है किसी का composition अच्छा नहीं हो, सो वो 1.2 पॉइंट पे काम कर सकते हैं. तो हो सकता है कि आपका कोई एक एरिया जो अच्छा नहीं है बट वहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हो. फॉर एग्जांपल, देयर आर एरियाज लाइक स्टोरी बोर्डिंग, देयर आर एरियाज लाइक कॉमिक स्ट्रिप्स, देयर आर एरियाज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो यू हैव टू मेक दीज एरियाज परफेक्ट एंड निफ्ट रिवार्ड्स क्लैरिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत एलिमेंट्स एडेड किए हुए कॉम्पोजिशंस कोई नहीं देखना चाहता. इट मस्ट बी क्लियर, द आइडियाज मस्ट बी क्लियर, द कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी क्लियर, योर सॉल्यूशंस मस्ट बी क्रिएटिव. तो ये होना बहुत जरूरी है. इंस्टेड कि हमने बहुत ब्यूटिफाई कर दिया है, बहुत सारे जूम आउट एलिमेंट्स बना दिए हैं. लाइक इफ यू आर आस्क्ड टू मेक अ कॉम्पोजिशन, डू नॉट जस्ट गो विद द जूम आउट एलिमेंट्स. लाइक lots of people, lots of objects, lots of products around the area, इतना करना जरूरी नहीं है. You can always work in the zoom in part. Moving forward, guys, let me tell you what to avoid. Jumping between too many books and coaching notes. Now, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते होंगे. See, even I am a mentor and मेरा भी इंस्टीट्यूट है दिल्ली में. तो हर जगह से मत पढ़िए. आप ये कर सकते हैं कि आप अपने मेंटोर पे बिलीव करिए, उनकी बातें सुनिए, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर एक्सपीरियंस्ड. एंड बहुत सारे बुक्स को केटर करने की जरूरत नहीं है. अगर आप गैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप RD शर्मा भी पढ़ रहे हैं, आप NCERT भी पढ़ रहे हैं, फॉर मैथ्स पार्ट इतना जरूरी नहीं है. यू कैन ओनली स्टिक टू NCERT, यू कैन ओनली सॉल्व द 9th and 10th क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स ऑलवेज. ऑल्सो लाइक ट्रिग्नोमेट्री एंड एल्जेब्रा, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट स्टिल लास्ट ईयर देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. सो आप ये बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि these are the certified syllabus of NIFT. You need to study 9th and 10th. You need to go through the previous year papers also, and वहां से जो questions नए लग रहे हैं आपको, उस एरिया को भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है. For example, there were questions from history, there were questions from chemical equations last year. So in that case, NIFT never asked chemical equations, but BF Tech का जो एग्जाम होता है उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं. So in short, आपको ये सब कुछ जनरल नॉलेज होना चाहिए. अगर मैं बोलूं कि केमिकल इक्वेशंस, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कॉमर्स डिपार्टमेंट से हों, बट अगेन 9th and 10th हम सब ने पढ़ी है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जनरल जो क्वेश्चंस है वो आपको आते हों. स्टार्टिंग ब्रांड न्यू टॉपिक्स इन डेप्थ. अब ये वो स्टेज है जहां पे आपको बहुत ब्रांड न्यू टॉपिक्स, लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मैथ्स का रेशियोज टॉपिक किसके लिए, रेशियो टॉपिक किसी के लिए बहुत नया हो. सो डू नॉट गो एंड स्टार्ट with the new. कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं? एक क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको छोड़ भी सकते हो, बिकॉज देयर आर नेगेटिव मार्क्स इन NIFT. तो आप गैट के क्वेश्चंस बहुत वाइजली करोगे. जो आपको नहीं आ रहा है आपको वो ड्रॉप करना होगा. Copying Pinterest and Instagram answers blindly.
ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीधे पिंटरेस्ट से आइडियाज, जैसे कि आइकॉनिक वो योगा का बैनर जिसमें एक पर्सन ही सिटिंग लाइक दिस एंड उसके सिल्हूट्स बने हुए हैं, वो बहुत ही बेसिक है और ये आइडिया आपको गूगल के इमेजेस में फर्स्ट इमेज में भी दिख जाएगा और पिंटरेस्ट पे भी दिख जाएगा। सो ये जो बेसिक आइडियाज है जो हर जगह यूज हो रहे हैं उसको यूज करना आपको नहीं है फॉर योर एग्जाम, तो कीप दैट इन माइंड। सो दीज आर द थिंग्स विच यू मस्ट अवॉइड। नाउ सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजीज की मैं बात करूं तो what to focus on quantitative ability। अब quantitative ability में मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है एंड जीके है। आप मेरे आई बटन पे जा सकते हो, आई बटन पे अगर नहीं भी है तो आप जिस संयुक्ता सिंह स्टूडियो सिलेबस ऑफ निफ्ट भी टाइप करोगे तो यू विल गेट ऑल द सिलेबस ऑफ रीजनिंग, ऑल द सिलेबस ऑफ मैथ्स, ऑल द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड जीके। तो जितने भी एरियाज हैं, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस हो, प्रोबेबिलिटी हो, रेशियोज हो, परसेंटेज हो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो, ये सारे एरियाज आपका करना बहुत जरूरी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हो गए, तो यहां से क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। सेम गोज फॉर योर रीजनिंग। रीजनिंग में आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों एरियाज से क्वेश्चंस आते हैं। देयर आर ओनली 20 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली इन रीजनिंग और 15 क्वेश्चंस, आई गेस 15 या 20 ही होता है जो रेशियो जो उन्होंने डिवाइड किया हुआ है क्वेश्चंस। तो यहां से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन होता है। क्यूब एंड डाइस भी हो सकता है, ठीक है, क्लॉक भी हो सकता है। तो आपको ये बेसिक्स क्वेश्चंस आने चाहिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग देम। एक टाइम लिमिट के अंदर इनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगेन क्वांटिटेटिव में आपका इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द स्कोरिंग एरिया, जहां पे कॉम्प्रीहेंशंस आप इजीली स्कोर कर सकते हो, लेकिन अगेन द कॉम्प्रीहेंशन समटाइम्स आर वेरी ट्रिकी। आपको लगेगा कि आंसर सी है बट आंसर बी होगा, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, उसकी भी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सेकंड पैराग्राफ पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा। अगर आप पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ ले रहे हो और फिर क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, ये यहाँ पे आपका टाइम चला जाएगा। तो स्ट्रैटेजीज बनाना आपका मेजर काम रहेगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट जीके, यू कैन सी अविनाश सर्स वीडियो ऑन यूट्यूब। उन्होंने हर एरिया के जीके को कवर किया हुआ है एंड जीके इज समथिंग विच इज एनोनिमस, कहीं से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि डिजाइन ओरिएंटेड क्वेश्चन ही हो। अगर आपके किसी फ्रेंड एसएससी की तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, आप वहां से भी पूछ सकते हो कि भाई तुमने जीके में क्या पढ़ा, बिकॉज जीके जो निफ्ट में आता है वही कई बार आपका एसएससी में एंड यूपीएससी में भी आता है। तो जीके आपको जहां से भी मिल रहा हो आप वहां से पढ़ सकते हैं। 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते हैं आपके जीके के। एंड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो सही है तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा और आप वहां पे ज्यादा इमेजिनेशन एंड आप तुक्का नहीं लगा सकते हो, बिकॉज डेफिनेटली आपका 0.25 मार्क्स नेगेटिव में है। मूविंग फॉरवर्ड गाइज, क्रिएटिव की बात कर ले। सॉरी ये थोड़ा ओवरराइट हो गया है। सो निफ्ट एग्जाम में क्या चाहिए? क्रिएटिव में आइडिया चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके आइडिया में। रेलेवेंट क्रिएटिविटी से मतलब है कि अगर प्रोडक्ट डिजाइन का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछी गई है, तो उस प्रॉब्लम को बताइए एंड देन टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। स्टोरी टेलिंग का आपको ध्यान रखना है। स्टोरी टेलिंग कहां पे होती है? जैसे कि स्टोरी बोर्ड्स के क्वेश्चंस आ गए, जैसे कि कॉमिक स्ट्रिप का क्वेश्चन आ गया, कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे आपको एक सिनेरियो बिल्ड करना थ्रू योर स्केचेस, थ्रू योर एलिमेंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे आप प्रेजेंट नहीं होंगे अपना सॉल्यूशन बताने के लिए। सो एज एग्जामिनर हम क्या देखते हैं? एक अलग माइंडसेट देखते हैं, हम एक अलग अप्रोच देखते हैं क्वेश्चन में। अगर कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि 1 पॉइंट से बनाओ, 2 पॉइंट से बनाओ या 3 पॉइंट से बनाओ, एक सिंपल कॉम्पोजिशन बनाओ, तो आप उस क्वेश्चन को 3 पॉइंट के एंगल से भी बना सकते हो, आप उसको एक बॉटम व्यू या टॉप व्यू के एंगल से भी बना सकते हो। सो यू हैव टू ब्रेक द मोनोटनी, दिस इज द फैक्ट। आप तभी क्रिएटिव क्वेश्चन में स्कोर कर सकते हो। नीट एग्जीक्यूशन, बहुत बिना मतलब कि आपको शेडिंग एंड रेंडरिंग नहीं करनी है, बहुत सारे लाइंस हैशेस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नीट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। एंड लास्टली अ गुड कॉम्पोजिशन। गुड कॉम्पोजिशन से यहाँ पे मतलब ये है बच्चों कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन का आपको ध्यान रखना है। इफ यू डोंट नो अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, यू आर लैकिंग। तो प्लीज एक बार ये वीडियोस जाकर के आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे आपको।
Now I'm going to talk about what NIFT look for and what they do not look for. They do not look for over rendering, बहुत ज्यादा sketching, बहुत ज्यादा blending जरूरत नहीं है, 8B 6B की जरूरत नहीं है, complicated perspective नहीं चाहिए, बहुत ही simple line drawing चाहिए, थोड़ी बहुत emphasis चाहिए, थोड़ी बहुत rendering चाहिए, textures चाहिए. अगर आप ये classroom बना रहे हो तो टेबल पे जो वुड का टेक्सचर है वो दिखना चाहिए. अगर आप किसी का बैग बना रहे हो तो डेनिम का, लेदर का टेक्सचर दिखना चाहिए. तो ये इसकी समझ आपको कितनी है, निफ्ट जजेस दैट. अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स नहीं होने चाहिए. आप फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसे अटेम्प्ट मत करना कि वो इलॉजिकल लगे. अगर वो 20 इयर्स बाद भी एप्लीकेबल हैं तो भी उसमें एक लॉजिक होना बहुत जरूरी है. ऑल्सो यू गेट front and back page in your NIFT, so drawing is not only important, आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है. एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस आंसर्स होने चाहिए आपके निफ्ट के, बिकॉज यू गेट दैट स्पेस. मूविंग फॉरवर्ड, कोर कैट प्रैक्टिस डेली की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 1 महीने हैं आपके पास, तो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड 1 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, एक स्टोरी टेलिंग क्वेश्चन आपकी होनी ही चाहिए, 1 प्रोडक्ट पोस्टर स्टोरी बोर्ड कॉन्सेप्ट डेली जो आपको करना ही है. एक प्रोडक्ट डिजाइन, चाहे वो कन्वेंशनल डिजाइन हो, अनकन्वेंशनल हो, फ्यूचरिस्टिक हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, आपको बहुत जरूरी है अगले 1 महीने लगातार करना. पोस्टर स्टोरी बोर्ड कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए. posters on very these topics like आपके social issues वाले topics हो गए, आपके informative posters हो गए, आपके affirmative posters हो गए, propaganda posters हो गए. ये सारे posters की आप practice कर सकते हो. For that you can see our session on posters. storyboard के concept आपके सही होने चाहिए. हो सकता है कि आपको एक image provide किया गया हो और आपको उसके आगे की story के frames develop करने को बोले जाए, तो उसके according आपके storyboard के concepts सही होने चाहिए. 30 minutes sketching plus 30 minutes coloring plus 15 minutes refinement. What happens? You get 1 hour in your NIFT exam. अगर आपने बहुत ही neat sketching किया है और आपके पास 30 मिनट्स बाकी है और आप कॉन्फिडेंट हो अपनी ड्राइंग एंड स्केचिंग को लेकर के, यू कैन गिव 30 मिनट्स फॉर कलरिंग एंड देन 50 मिनट्स फॉर रिफाइनमेंट. तो 1 आवर का टाइम आपको निफ्ट देता है, जो बहुत एनफ है एक अच्छा आंसर प्रेजेंट करने के लिए. सोशल इश्यूज, वाटर वेस्ट, विमेन, चिल्ड्रन, सस्टेनेबिलिटी, ये सारे एरियाज हैं. इसके बेसिस पे स्टैम्प्स प्रैक्टिस कर लो, इसके बेसिस पे बुक कवर्स कर लो, इसके बेसिस पे एडवर्टीजमेंट फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स कर लो एंड इसके ऊपर पोस्टर्स कर लो. आ सकता है यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बोथ फॉर मास्टर्स एंड फॉर बैचलर्स. इंडियन फेस्टिवल्स एंड कल्चर, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ये कुछ एरियाज मैंने सजेस्ट किए हैं जो आप पूरे 1 मंथ में इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो. अभी भी आपके पास टाइम है. एंड प्रोडक्ट्स फॉर स्पेसिफिक यूजर्स लाइक किड्स के लिए, एल्डरली के लिए, अर्बन यूजर्स के लिए आप जो टिफिन बॉक्स हो गया या फिर अम्ब्रेला हो गया या फिर वाटर बॉटल हो गया या फिर बैग्स हो गया, ये एरियाज आप कर सकते हो. एंड देन comes your space design which could be a composition, which could be a perspective की classrooms कैसे हो सकते हैं, buses कैसे हो सकते हैं, kiosk क्या होता है, room in 1 point, 2 point और 3 point. तो ये सारे areas you must cover for your core practice of NIFT daily, core CAT practices. Now I am going to give you some of the sketching tips in which you will take care about सिंपल ह्यूमन फिगर्स. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ओवर रेंडर्ड नहीं, बट प्रोपोर्शंस में करेक्ट प्रोपोर्शन एंड स्टाइलिश फिगर्स नहीं होने चाहिए. करेक्ट प्रोपोर्शंस होना बहुत जरूरी है. लाइक अगर मैंने फेस बनाया है तो अकॉर्डिंग टू माय होल कंप्लीट बॉडी फेस बड़ा नहीं लगना चाहिए, वो प्रोपोर्शंस में होना चाहिए. क्लीन आउटलाइंस, अवॉइड डार्क शेडिंग, बहुत डार्क नहीं करना है बिकॉज दीज पेपर्स आर केप्ट इन स्टैक्स और आपके अलग पेज पे भी उसके इंप्रेशंस जा सकते हैं. यूज लिमिटेड कलर पैलेट, 4 to 5 कलर्स. आई हैव सेड दैट रिपीटेडली इन माय एवरी वीडियो कि 4-5 कलर से ज्यादा आप यूज नहीं करो. क्यों? बिकॉज आप बैलेंसिंग नहीं शो कर पाते. तो बैलेंसिंग के लिए 4-5 कलर्स आर मैक्सिमम जो आपको यूज करना है. नाउ
ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं हर स्टूडेंट को कहती हूँ, नॉट ओनली माई स्टूडेंट ऑफ संयुक्ता सिंह स्टूडियो बट अक्रॉस इंडिया। जब भी मैंने कोई डेमो लिया है या क्लास लिया है, मैंने ये कहा है कि ऑलवेज कीप इन माइंड द प्रेजेंटेशन स्किल्स, हाउ एज ए एग्जामिनर आई एम ओपनिंग योर पेपर एंड हाउ द विजुअल इज अफेक्टिंग माई आईज, लाइक इज इट बैलेंस्ड, इज इट कंपोज, इज द अलाइनमेंट फाइन, इज द टाइपोग्राफी फाइन। पोस्टर्स में मैं सिर्फ वो सुंदर नहीं देखूंगी, आई विल सी ऑल द 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। सो टाइटल, आपका क्वेश्चन जो भी आया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो भी है, अगर उसके 3 ऑप्शन है, आप एक ऑप्शन जो भी चूज कर रहे हो उसको क्लीन एंड क्लियर वे में मेंशन करो। सेकेंडली, कॉन्सेप्ट 2-3 लाइन, नेवर एवर जंप डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चन और आंसर। आप पहले उसका इंस्पिरेशन बताओ, चोजन एलिमेंट्स बताओ एंड देन स्टार्ट विथ योर कॉन्सेप्ट स्केचिंग एंड द फाइनल स्केचिंग। इलस्ट्रेशंस जो आप बना रहे हो, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डूडलिंग, इट can be in the form of simple raw motive or icons। लेबल करो, बताओ, अगर फ्यूचरिस्टिक डिजाइन्स बना रहे हैं स्पेसिफिकेशंस दो, उसको लेबल करो, कहाँ पे क्या बटन है, कहाँ से क्या ओपनिंग है, किसका क्या फंक्शन है। कलर हार्मनी, अगर आप कलर्स यूज कर रहे हो, डू नॉट यूज ब्लंटली एनी कलर ओवर एनी आर्ट वर्क। रेड भी कर लिया, ब्लू भी कर लिया, ग्रीन भी कर लिया, नहीं, नेम इट आउट, फिगर इट आउट कि आपने मोनोक्रोमेटिक ही दिखाना है, आपने एक्रोमेटिक दिखाना है, आपने एनालॉगस दिखाना है, क्या वो सोल्यूशन, क्या वो कलर आपके पूरे प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जस्ट फॉर शोइंग कि यू नो कलरिंग, डोंट शो कलरिंग। आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि यू नो अबाउट द कलर स्कीम्स एंड यू कैन यूज देम वेरी वाइजली। और गो फॉर सिंपल पेंसिल शेडिंग। नेवर लीव अ पेज विदाउट लेबल्स और एक्सप्लेनेशन। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फ्रंट एंड बैक पेज मिलता है, फ्रंट में कुछ बना दिया, बैक पेज यूं ही छोड़ दिया। नहीं, इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू हैव दैट स्पेस, ऑलवेज एक्सप्लेन योर डिजाइन। वी वुड लव टू सी योर एक्सप्लेनेशन कि आपने वो डिजाइन कहाँ से डिराइव किया, आप कैसे वहां तक पहुंचे। अगर ये सारे आप कर पाते हो इन 1 मंथ, देन गो फॉर द मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी। और उसकी एक स्ट्रैटेजी आपको ये मेंटेन करनी है कि 2 गैट मॉक्स पर वीक आपको सॉल्व करना ही है। गैट विच विल ऑलवेज गिव अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कि आप कितना टाइम ले रहे हो। 3 कैट क्वेश्चंस पर वीक आपको सॉल्व करना ही है, क्योंकि कैट में आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं। आफ्टर एवरी मॉक, आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग सेक्शंस। देखो कि मैथ्स में कितना टाइम लगा। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर 5 मिनट आपने उसके ऊपर रफ वर्क किया है, तब जाकर के आपको उसका आंसर आया है, तो वो देखो कि वो कैसे मिनिमाइज हो सकता है। या फिर 5-10 मिनट्स देने के बाद भी अगर वो आंसर गलत आया है, देन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए या फिर उसको रीअटेम्प्ट करना चाहिए। सो ये चीजें आपको समझ में आएंगी आफ्टर सॉल्विंग द मॉक। आइडेंटिफाई क्वेश्चन पैटर्न्स रिपीटिंग, कि कहाँ पे कैसा पैटर्न रिपीट हो रहा है और कैसे क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। And then what you have to absolutely avoid in last 1 month, सबसे पहले चेंजिंग प्रिपरेशन सोर्सेस। बार बार अपना कोचिंग मत बदलो, बार बार चैनल्स मत बदलो, बार बार मेंटोर्स मत बदलो। लर्निंग न्यू कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एक टेक्निक से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, यू कैन स्टिक टू दैट एंड इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट। एक्सेसिव ऑनलाइन इंस्पिरेशन, हर जगह से इंस्पिरेशन मत लो। पिंटरेस्ट से भी ले लिया, बिहान से भी ले लिया, नॉर्मल अपने आसपास से ले लिया, नहीं। आपको बहुत इंस्पिरेशंस लेकर के अपना फाइनल प्रोजेक्ट का आउटपुट नहीं देना है। आपको बहुत क्लियर होना है अपने थीम पे एंड इंस्पिरेशन पे। Comparing your work with the toppers. Do not every time compare your work with the person who is excelling in the class. हो सकता है कि उस दिन उसकी टाइम मैनेजमेंट ना हो पाए, हो सकता है कि उसने उस दिन उस क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया हो। तो अपने ऊपर बिलीव करो, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो एंड डू नॉट ऑलवेज कंपेयर योर वर्क। स्किपिंग मॉक एनालिसिस, मॉक देना इंपॉर्टेंट है बट मॉक का एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मेंटोर्स आपको ये नहीं बता पा रहे हैं कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, आप कहाँ सही कर रहे हो, कहाँ पे आपको टाइम मैनेज करने की जरूरत है, तो फिर उस मॉक को देने का कोई फायदा नहीं है। सो नेवर एवर स्किप मॉक एनालिसिस। अपने खुद से भी एनालिसिस आपको करना बहुत जरूरी है कि कहां पे कितना टाइम आपको लग रहा है। एंड लास्टली गाइज, I would like to say, NIFT is not testing who draws the best। मतलब ड्राइंग कितनी अच्छी है इससे निफ्ट को मतलब नहीं है।
It tests who thinks like a designer under time pressure. 3 घंटे के उस समय में क्रिएटिव का जो वो 3 क्वेश्चन है, तुमने कितने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा है और कितने अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया है, कीपिंग इन माइंड ऑल द कॉम्पोजिशन, ऑल द स्टोरी टेलिंग, ऑल द क्रिएटिव अप्रोच and your skills. अगर ये चारों प्रेजेंट है, definitely you will be able to crack NIFT. So अगर आपके आइडियाज क्लियर हैं, सिंपल है और नीट प्रेजेंटेशन है, definitely you will be able to crack NIFT. So that's it from today's video guys. I hope you liked it. And अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी questions हैं, कोई भी queries है, you can come to my comment section, put up your queries there and I will be happy to help you. You can always come to my Instagram ID also, which is @SSDesignHouse, and put up your queries and comments there. I will be happy to help you. So that's it. All the best guys, and please do your exams very nicely and let me know how my channel has helped you all. Till then, take care. Bye bye.